Okay guys and girls, now we are going to revise fund flow and cash flow chapter. तो इसके लिए मैं अपना क्लास नोट्स को रेफर कर रहा हूँ. आई एम नॉट राइट नाउ रेफरिंग टू एनी काइंड ऑफ समरी नोट्स. ठीक है, तो ये क्लास नोट्स में जो पॉइंट्स लिखा हुआ है एक बार उसको ही समझते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा वर्किंग्स है. तो इट इज़ बेटर दैट इफ यू रेफर योर दिस नोट्स. आई विल गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स. इट्स नॉट दैट कि आप मेरे स्टूडेंट हो तभी आपको ये रिविजन का नोट्स मिलेगा, सबको मिलेगा. तो फंड मतलब क्या होता है? मनी विथ पर्पस. अगर मनी के साथ पर्पस अटैच करो तो फंड बन जाता है, नहीं तो मनी मनी कहलाता है. मनी मीन्स इट हैज़ नो डिफाइंड यूज. फंड मीन्स इट हैज़ अ डिफाइंड यूज. पर्पस में बिजनेस जो होता है वो नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर्पस होता है या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर्पस होता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पर्पस मतलब अगर कोई मनी है जो सेल परचेज और उससे जुड़ा हुआ एक्सपेंस में यूज होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर कोई मनी रखा हुआ है जिससे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अगर कोई मनी आया है इसलिए कि आप अपने बिजनेस में उसको यूज कर सकते हो तो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो में और बेटर समझ में आता है, बट पर्पस वाइज अपने एक ब्रॉडली 3 कैटेगरी समझ सकते हैं. फ्लो मतलब होता है मूवमेंट. मूवमेंट मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो. ठीक है, इनफ्लो को सोर्स बोलते हैं, आउटफ्लो को एप्लीकेशन बोलते हैं. आपके सामने 2 तरह का एनालिसिस टूल है, वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को डिपिक्ट करता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट को डिपिक्ट करता है. फंड फ्लो मैंडेटरी नहीं होता, बट एज पर इंड AS 7 कैश फ्लो मैंडेटरी है. और फंड फ्लो जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग नीड्स में काम आता है, बट कैश फ्लो शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग नीड्स में काम आता है. तो आइटम्स अफेक्टिंग फंड का कंसेप्ट आपको शॉर्ट करके अगर वापस रिमाइंड कर दें तो उसमें कौन सा आइटम फंड को अफेक्ट करता है? एक होता है नॉन करेंट आइटम्स, ठीक है, जो कि फंड से आ रहा है या जा रहा है. एक होता है नॉन करेंट आइटम जो कि फंड से आ रहा है या जा रहा है. फंड जैसे ये एग्जांपल समझाया गया था कि ये बकेट जो है फंड है. अगर फंड में नॉन करेंट आइटम से कुछ आ रहा है तो वो फंड को अफेक्ट करेगा, या फंड से नॉन करेंट में कुछ जा रहा है तो फंड को अफेक्ट करेगा. ठीक है, बेसिकली आपको कैसे ध्यान रखना है कि आपको हर ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बनाना है, और जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट में कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं. अगर एक करंट एसेट करंट लायबिलिटी का अकाउंट है तो उसको करंट आइटम बोलिए, और दूसरा अगर अदर देन करंट एसेट करंट लायबिलिटी का अकाउंट यूज हो रहा है तो उसको नॉन करंट आइटम बोलिए. तो नॉन करंट आइटम अगर आपके एंट्री में है, ठीक है, नॉन करंट आइटम आपके एंट्री में है अलोंग विथ अ करंट आइटम, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, तो फंड को अफेक्ट करेगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल में प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया कैश में, तो प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट आइटम है और कैश करंट आइटम है. तो एक एंट्री में अगर नॉन करंट और करंट आइटम इन्वॉल्व है तो फंड को अफेक्ट करेगा. जैसे लोन टेकन, तो कैश आया तो लोन नॉन करंट आइटम है, कैश करंट आइटम है. एक ही एंट्री में दोनों आ गया तो अफेक्ट करेगा. बट कब इफेक्ट नहीं करेगा? अगर करंट टू करंट घुमा तो, यानी बकेट से बकेट में घुमा तो, यानी डेटर्स ने पैसे दे दिए तो कैश टू डेटर्स विल नॉट अफेक्ट. और एक क्या अफेक्ट नहीं करेगा? बाहर से बाहर घूम गया, नॉन करंट टू नॉन करंट ही रह गया. जैसे कि अगर आपने बोला कि मैंने प्लांट मशीनरी खरीदा बाय इशूइंग डिबेंचर्स, तो वो भी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बाहर से बाहर ही घूम गया, नॉन करंट टू नॉन करंट में रह गया. तो करंट टू करंट अफेक्ट नहीं करता, नॉन करंट टू नॉन करंट अफेक्ट नहीं करता, बट नॉन करंट टू करंट या करंट टू नॉन करंट अफेक्ट करता है फंड को. ठीक है, तो आइटम्स अफेक्टिंग फंड का बात था. अब इसके बाद आपको क्या समझना है? कुछ एडजस्टमेंट समझना है. फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट सामने में 2 ईयर का दे देता है, उसको स्टडी करके समझना पड़ता है कि फंड कितना आया कितना गया. क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख के नहीं देता. तो अपने बहुत सारे एडजस्टमेंट सीखते हैं, इसी का ही मेन रिविजन करना है कि आपको ध्यान रहेगा तो आपका काम हो जाएगा. जैसे एसेट साइड का पहला आइटम उठाते हैं मशीनरी. तो मशीनरी मान लो बैलेंस शीट में WDV के हिसाब से दिया हुआ है, उसमें ओपनिंग बैलेंस है ईयर 1 का 1 लाख, ईयर 2 का है 1,20,000, ईयर 1 का 1 लाख और ईयर 2 का 1,20,000. तो ये ओपनिंग बैलेंस और नीचे वाला ईयर 2 का जो बैलेंस दिया हुआ है वो आप क्लोजिंग बैलेंस समझिए. इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन मशीनरी है तो WDV में होने से ना डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग मशीनरी अकाउंट में होता है, तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी और PL टू डेप्रिसिएशन. Second, the machinery of 2000 WDV was written off during the year.
अमाउंट नॉट इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन, तो अलग से वो डेप्रिसिएशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। 2,000 रुपया जो WDV था उसको राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया मतलब PL में डाल दिया, मशीनरी के अकाउंट में बाई PL लिख देंगे। फिर मशीनरी कॉस्ट ₹25,000, बुक वैल्यू 18,000, वॉज सोल्ड फॉर 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब है ये अकाउंट WDV पे चल रहा है, तो 18,000 बुक वैल्यू है, 15,000 में बेचा, तो बाई बैंक लिखेंगे 15,000 और 18,000 बुक वैल्यू है, तो इसका मतलब 3,000 जो डिफरेंस है वो हम लोग डाल देंगे PL में। 3,000 जो डिफरेंस है वो हम लोग डाल देंगे PL में। तो देखो 3,000 जो डिफरेंस है वो हम लोग डाल देंगे PL में। 15,000 हम लोग बैंक से ले लिए, राइट ऑफ कर दिए 2,000, डेप्रिसिएशन का 40,000 PL में डाल दिए, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डाला, सब कुछ करने के बाद फिर बैलेंसिंग फिगर बच गया जो ब्लू से दिखाया हुआ है, तो वो टू बैंक बोलकर एडजस्ट होगा। बहुत बार ये टू बैंक बोलकर क्या माना जाएगा, ये परचेज माना जाएगा। बहुत बार परचेज दिया हुआ होता है तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन मान लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में परचेज दे देता है तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन मान लिया जाता है। तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू आइडेंटिफाई कि बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकता है। इसका इफेक्ट PL में क्या जाएगा, जितना आइटम PL में गया वो PL के डेबिट में आएगा, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या जाएगा, जो आइटम बैंक से मूव कर रहा है वो फंड फ्लो में आएगा। जैसे परचेज हुआ तो वो एप्लीकेशन में जाएगा, और जो सेल हुआ मशीनरी 15,000 रुपये आया उसका सोर्स में आएगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 समझो, मशीनरी विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर एक्यूमुलेट कर लिया डेप्रिसिएशन आपने बाय वे ऑफ अ सेपरेट अकाउंट इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपीयर करता है या फिर एसेट साइड में ही मशीनरी कॉस्ट पे दिखाकर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाया हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो WDV आएगा, जो डिफरेंस है वो WDV आएगा। बट ऐसे सिनेरियो में हम लोग मशीनरी अकाउंट को कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सारा डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं, और हमेशा दोनों को नेट करके WDV बोलते हैं, बट अकाउंटिंग दोनों का सेपरेट होता है। तो इस सिचुएशन में जब आप नया डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं होके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, मशीनरी कॉस्टिंग ₹5,000 आर फुल्ली रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो अभी राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ओरिजिनल कॉस्ट से 5,000 रुपया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चार्ज कर देना है। समझ में आया, ओरिजिनल कॉस्ट से 5,000 रुपया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज कर देना है कि वो राइट ऑफ हो गया, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाल दो। फिर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000, बुक वैल्यू 18,000, वेयर सोल्ड फॉर 15,000 अगर है, तो इस सिनेरियो के लिए हम लोगों को एक सेपरेट अकाउंट लगता है जिसका नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो एक थर्ड अकाउंट खुलता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, उसमें कॉस्ट को डेबिट में लेकर आते हैं। तो कॉस्ट लेकर आते हैं अपने ये बोलकर टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा माय मशीनरी डिस्पोजल, और आपको उसका जो एक बुक वैल्यू वो 18,000 है, इसका मतलब उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 2,000 है। तो उसका जो 2,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आप डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000, और उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। फिर डिस्पोजल अकाउंट में 15,000 में बेच दिया तो बाय बैंक लिखोगे वहां पर 15,000, तो जो डिफरेंस है वो डिस्पोजल अकाउंट में PL में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 अकाउंट खुलेगा, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक तीसरा है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल पहले देखो 20,000 आया, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 2,000 आया जो WDV के लिए निकालने के लिए चाहिए था, फिर बैंक से 15,000 आ गया और बैलेंसिंग फिगर PL में चला गया। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसमें क्या हुआ, बस क्रॉस पोस्टिंग हुआ, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अपोजिट साइड में होता है बिकॉज वो एक लायबिलिटी जैसा है, तो BD और CD किया। फिर जो राइट ऑफ हो गया उसका क्या ट्रीटमेंट किया, देखो उसको बस इसी 2 अकाउंट में आपस में काटापीटी कर दिया, PL को इन्वॉल्व नहीं किया, इधर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दिया, उधर टू मशीनरी लिख दिया, और डिस्पोजल अकाउंट में जो पोस्टिंग किया उसका यहाँ पे डिफेक्ट ला दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको बाई PL बोल के नया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर समझेंगे, और मशीनरी अकाउंट में अगर बैलेंसिंग फिगर आया है तो वो परचेज माना जाएगा, टू बैंक बोल के आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपने डाल दिए। तो जो परचेज किया वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, जो सेल किया वो सोर्स ऑफ फंड है। राइट ऑफ का कोई इस्तेमाल नहीं होगा फंड में क्योंकि वो नॉन करंट टू नॉन करंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब ऐसे आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स में, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है 50,000 और 60,000, लायबिलिटी है कैपिटल रिजर्व का 2,000, लायबिलिटी है कैपिटल रिजर्व का 2,000।
इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹14,000 वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जब नॉन ट्रेडिंग दिया रहता है ना, तो इट इज मेंटेन्ड यूजुअली एट योर जो भी कॉस्ट वैल्यू है उस पे चलता है, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज एट कॉस्ट। तो 50,000 BD लिखेंगे, 60,000 CD लिखेंगे, और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दिया तो उसको भी अकाउंट खोल देंगे और CD में 2,000 लिख देंगे। फिर बोल रहे ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 14,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 14,000 वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कॉस्टिंग 14,000 का बेचा, कितना रुपया में, 2,000 प्रॉफिट लेके बेचा होगा, तभी 2,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। तो 16,000 कैश रियलाइज हुआ है। तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाई बैंक लिखेंगे 16,000 और 2 PL लिखते हैं नॉर्मली टू फॉर प्रॉफिट्स, उसके जगह लिखेंगे 2 कैप रिजर्व 2,000। प्रॉफिट जो है वो PL में डालना चाहिए अदरवाइज, बट यहाँ बोला कैप रिजर्व में डालें तो अपने कैप रिजर्व में डालेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड ऑफ ₹8,000 वेर रिसीव्ड आउट ऑफ विच ₹3,000 वेयर ऑफ प्री एक्विजिशन नेचर। तो डिविडेंड रिसीव जो होता है ना, वो एक PL का इनकम है, वो इन्वेस्टमेंट से कोई नॉर्मली उसका लिंक नहीं है। बट अगर वो प्री एक्विजिशन नेचर का डिविडेंड है तो उतना रुपया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप लिखेंगे बाई डिविडेंड रिसीव्ड 3,000 ब्रैकेट में प्री एक्विजिशन वाला, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है 5,000, वो PL में जाएगा बाई डिविडेंड इनकम बोलकर। ठीक है, तो आपको इसको अकाउंट खोलना है, आप खोल लीजिए, डिविडेंड अकाउंट खोल लीजिए। डिविडेंड में आप लिख लीजिए टू बैंक आए अपने पास 8,000 और उसमें कुछ रुपया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया जो है 3,000, बाकी का अमाउंट PL में चला जाएगा। बैंक टू डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड में बाई बैंक लिखेंगे, बैंक टू डिविडेंड है तो डिविडेंड में बाई बैंक लिखेंगे, 2 फिर इन्वेस्टमेंट में जाएगा, 2 PL में जाएगा। फिर बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000 वे रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ तो PL में होगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाई PL लिख के 1,000 लिखेंगे। तो इसको लेकर मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको अगर याद आ गया, तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग में 50,000, क्लोजिंग में 60,000, सेल किया 16,000 में, तो 2,000 हमने कैप रिजर्व में डाल दिया। फिर डिविडेंड रिसीव 3,000 क्रेडिट कर लिया, फिर 1,000 इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दिया। जो नेट डिफरेंस आया वो नेट डिफरेंस को हम लोग परचेज मान लिए। कभी कभी सेल भी मानना पड़ता है, वो देखना पड़ता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और कैप रिजर्व में जो था 2,000 वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आके बैलेंस हो गया। और डिविडेंड रिसीव्ड का अकाउंट तो बनाया नहीं, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सोर्स ऑफ फंड जब बोलोगे ना, सोर्स ऑफ फंड में आप डिविडेंड का 3,000 मत बोलना, डिविडेंड का 3,000 प्लस 5,000 8,000 बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिस्टेक होता है, आप डिविडेंड रिसीव फिर 3,000 ही लिख देते हो, बट डिविडेंड का अपने को टोटल 8,000 रुपया मिला है, तो सोर्स ऑफ फंड में 8,000 रुपया लिखना है। गॉट इट। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का 16,000 रुपया लेना है, टोटल जितना कॉस्ट है उतना नहीं, टोटल जितना पैसा आया वो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स में 16,000 लेना है। ऑलराइट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 आ जाओ। ये स्टॉक को लेकर है। स्टॉक का नॉर्मली एडजस्टमेंट होने का कोई बात नहीं होता क्योंकि करंट आइटम है, बट फिर भी कुछ करंट आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपनिंग में जो स्टॉक था उसको कॉस्ट से 10% कम पे वैल्यू किए थे, और क्लोजिंग में जो स्टॉक है उसको कॉस्ट पे वैल्यू किए हैं। तो पॉलिसी डिफरेंस होने से फंड फ्लो स्टेटमेंट ठीक से बनेगा नहीं, इसलिए पॉलिसी मैचिंग करानी पड़ती है। इसलिए जो कॉस्ट पे नहीं है उसको कॉस्ट पे लाना पड़ता है। अगर 90,000 कॉस्ट का 10% लेस है तो ओरिजिनल कॉस्ट उसका क्या रहा होगा, 90,000 इज इक्वल टू 90%, तो ओरिजिनल कॉस्ट रहा होगा 1,00,000। तो 10,000 रुपये से स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ पर, जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उसमें जो स्टॉक का वैल्यू लेंगे वो 1,00,000 रुपया लेंगे, जो नया वैल्यू वो है, दोनों का पॉलिसी मैच होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली मैच होना चाहिए। ठीक है, तो 1,00,000 लेंगे और यहाँ 1,10,000 लेंगे, और जो 10,000 रुपये से स्टॉक का वैल्यू बढ़ाए उसका इफेक्ट PL में क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाई स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज किया गया है, बाई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये देखो PL में बाई स्टॉक डिफरेंस और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनेगा तो स्टॉक का वैल्यू रिवाइज्ड वाला लेंगे। फिर डेटर्स को लेके भी कभी कभी कुछ बात बोल देता है कि डेटर्स और PBDT दिया हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर फर्दर बैड डेट ऑफ 2,000 वेयर प्रोवाइडेड एंड बैड डेट ऑफ 1,500 वेयर रिटर्न ऑफ। तो जब ऐसा बोल दे तो आपको ये समझना है कि PBDT और डेटर्स जो है ना वो करंट टू करंट है।
तो कुछ भी एडजस्टमेंट इसके अंदर अगर हो रहा है तो वो हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं करता, हम लोग को कहीं उसका इफेक्ट दिखाना ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं दिखाना है आपको। यहाँ पे मैंने जो भी पढ़ाया आप वो समझ सकते हैं, बट देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल एनीवेयर। अब फिक्टिशियस एसेट्स यानी अगर गुडविल या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दे तो नॉर्मली उसका देखा जाता है कि क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया है तो वो पीएल से राइट ऑफ मान लिया जाएगा। ठीक है, पीएल पे राइट और पीएल का डेबिट साइड में लिख देंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आपको साथ में दे दे तो इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 है, जनरल रिजर्व 1 लाख और 90,000 है। तो क्वेश्चन में बोनस शेयर्स की बात हो रही है। बोनस शेयर्स वेर अलॉटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो हम लोग नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस पे अलॉट कर देते हैं। 2 फॉर एवरी 5 हेल्ड मतलब हो गया डिवाइड बाई 5 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 1 लाख इंटू 2 बाई 5 करेंगे तो 40,000 आ रहा है। बट अभी भी बैलेंस क्या हो गया, 1,50,000 आ गया। हिसाब से बोनस का वैल्यू आ रहा है 40,000। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट खोलोगे, वहाँ पे बाई बीडी लिखोगे 1 लाख, 2 सीडी लिखोगे 1.5 लाख, उसमें जो बोनस इशू हुआ वो 40,000 का हुआ तो वो जीआर से आएगा, बाई जनरल रिजर्व 40,000। अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं कर रहा है तो नया इशू मान लिया जाएगा 10,000 का, तो बाई बैंक लिख दिया जाएगा 10,000। ये देखिए बाई जीआर और बाई बैंक न्यू इशू मान लिया जाएगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम तभी आता है जब नया इशू होता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अदरवाइज इंक्रीज होने का कोई बात ही नहीं है। तो इससे ये श्योर हो जाता है कि इक्विटी शेयर में नया इशू ही हुआ होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में बाई बैंक लिखेंगे 10,000 न्यू इशू को प्रीमियम पे लाए होंगे। फिर जनरल रिजर्व में 1 लाख का 90,000 अगर हुआ है तो जो बोनस इशू हुआ वो 40,000 आप वहाँ पे डेबिट करोगे और बैलेंसिंग फिगर मान लोगे पीएल से आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन का बात हो रहा है यहाँ पर। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मालूम है 5 लाख और 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम्ड एट अ प्राइस ऑफ 105, फेस वैल्यू 100। तो ओपनिंग बैलेंस है बाई साइड में 5 लाख, टू साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे 4 लाख। अगर रिडीम हुआ है 1 लाख रुपया का, फेस वैल्यू कम हुआ है तो आप लिखोगे टू बैंक 1 लाख। 5 लाख से 4 लाख हुआ तो क्या लिखोगे, टू बैंक 1 लाख। 5 लाख से अगर 4 लाख हुआ तो क्या बोलोगे, टू बैंक 1 लाख बोलोगे। 5 लाख से अगर 4 लाख हुआ तो टू बैंक बोलोगे 1 लाख। समझ में आ रहा है आपको? 5 लाख से अगर 4 लाख हुआ तो टू बैंक क्या बोलोगे आप, 1 लाख। तो ये क्या है, ये डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 लाख। ये डिफरेंस रिडेम्पशन है, बट दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिडीम्ड, नॉट द टोटल अमाउंट। क्योंकि रिडेम्पशन का प्रीमियम है 105, मतलब 100 का चीज 105 में, तो रिडेम्पशन है प्रीमियम 5, तो वो 5 रुपया प्रीमियम का इफेक्ट अलग से लेना पड़ेगा, जो आएगा 1 लाख इंटू 105 बाई 100 करके 5,000 रुपया। तो वो 5,000 रुपया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको और देना है। मतलब आप एंट्री बनाओगे ना, हर एक चीज़ का एंट्री बना के सोचते थे अपने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया 1 लाख का, प्रीमियम दिया 5,000 का और पेमेंट हुआ 1,05,000 का। तो पीएल अकाउंट में आप 2 प्रीमियम लिख दोगे 5,000 और टोटल पेमेंट आप मानोगे 1,05,000 का। ठीक है, ये पोरोप्स को बहुत बार सिक्योरिटी प्रीमियम से भी काटा जाता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं हो तो पीएल से काटा जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में 2 बैंक का इफेक्ट जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन 1,05,000 दिखाएंगे। ध्यान रखना, ये नहीं कि एक ही तरफ देखा, दोनों तरफ देखना। इसलिए एंट्री सोचना जरूरी होता है, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द अकाउंट। एंट्री सोचना जरूरी होता है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को लेकर एडजस्टमेंट है, जिसमें इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, सीआरआर दिया हुआ है, जीआर दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5% लिखा हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 3.5 लाख हो गया, मतलब 1.5 लाख का रिडेम्पशन हुआ तो 2 बैंक लिख दूंगा मैं 1.5 लाख, और उस 1.5 लाख पे 5% अगर प्रीमियम कैलकुलेट करूंगा तो पोरोप्स आ जाएगा कितना, पोरोप्स कितना आ जाएगा, 1.5 लाख पे 5% 7,500, तो टोटल मेरा पेमेंट हो गया 157,500। बट जब सीआरआर दिया हुआ है तो उसका लॉजिक क्या है? सीआरआर का लॉजिक है कि आपका कैपिटल बेस हिलना नहीं चाहिए। कि ओपनिंग में कैपिटल बेस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिलाकर 8 लाख का है, तो क्लोजिंग में भी 8 लाख होना चाहिए। अब क्लोजिंग में रिडेम्पशन किया तो 7.5 हो गया, तो इसलिए 50,000 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज जनरली क्रिएटेड टू बैलेंस द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल बेस बिकॉज ऑफ एनी रिडेम्पशन। दिस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स in future.
सो ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नॉर्मल जीआर से क्रिएट किया जाता है। तो जीआर अकाउंट में 2 CRR लिख दिया जाएगा, जीआर अकाउंट में 2 CRR लिख दिया जाएगा 50,000, CRR में बाई जीआर से आ जाएगा, और जीआर का जो डिफरेंस है वो पीएल से आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर 3 लाख से 4 लाख हो रहा है तो 1 लाख रुपया आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में नया इशू दिखा देना है। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि सीआरआर का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला भी बना रखे हैं, अकाउंट्स में सिखाया जाता है कि कितना का रिडीम किया 1.5 लाख का, उसके बदले कितना नया इशू कर दिया, तो नया इशू कर दिया 1 लाख, तो सीआरआर में जाएगा 50,000। जितना फेस वैल्यू रिडीम हुआ है माइनस करते हैं, ध्यान रखना, न्यू इशू का प्रोसीड्स, माइनस करते हैं न्यू इशू का प्रोसीड्स। जैसे न्यू इशू का हो सकता है न्यू इशू डिस्काउंट पे हो गया हो, या न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम पे हो गया हो, तो उसका प्रोसीड्स को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, न्यू इशू का प्रोसीड्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू इशू का प्रोसीड्स माइनस करते हैं। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। पे बहुत अच्छे डिटेल में आपको क्लास में समझाया हुआ है, अभी मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ, बट आपको जितना भी बता रहा हूँ उससे एक बार आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। अब डिवेंचर्स का बात करें अगर तो डिवेंचर्स में 12% डिवेंचर्स है, उसको भी रिडीम किया 103 पे, तो 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख क्लोजिंग बैलेंस, 1 लाख का जो डिफरेंस है उसको आप 3,000 रुपया बोलकर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। तो टू बैंक लिखोगे आप 1 लाख ही, और पोरोड्स, जैसे वहाँ पोरोड्स हैं, पोरोड्स आ जाएगा पीएल में डेबिट हो गया 3,000। और ये एक हिडन एडजस्टमेंट होता है कि क्लोजिंग बैलेंस जो 1 लाख दिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। आपका इंस्टीट्यूट मैट में बहुत बार चार्ज नहीं किया हुआ है, सॉल्यूशंस में ध्यान रखिएगा। तो आप एग्ज़ाम में अपना मन से चार्ज मत करिए, ये बेहतर होगा। ओके, मैंने पास कराया आपको, बट एग्ज़ाम में इसका ज़रूरत नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रोपोज डिविडेंड। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं अगर केस 1 में, तो कैसे हैंडल करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं प्रोपोज डिविडेंड ओपनिंग वाला पे हो गया होगा टू बैंक, और क्लोजिंग वाला पीएल से आया होगा। क्या हुआ, ओपनिंग वाला टू बैंक, क्लोजिंग वाला पीएल से आया, तो अकॉर्डिंगली फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन दिखाना है 50,000 का, और पीएल में डेबिट करना है 70,000। ठीक है। फिर केस 2 क्या है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 80,000, इंटरिम डिविडेंड पे हुआ 5,000। तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अगर 80,000, तो डिक्लेयर्ड मतलब होता है कि वो अमाउंट पीएल से आएगा, जो डिक्लेयर्ड होता है वो अमाउंट पीएल से आता है। तो प्रोपोज डिविडेंड में ओपनिंग क्लोजिंग लिखकर जो बाई पीएल है वो लिखना है 80,000, जो बाई पीएल है वो लिखना है 80,000। तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 60,000, वो आ जाएगा टू बैंक, जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 60,000, वो आ जाएगा टू बैंक। ठीक है। अ कंपनी में पे मोर देन द प्रोपोज्ड ऑल्सो, ये भी ध्यान रखना है। प्रोपोज किया था लास्ट ईयर 50,000, अब ज़्यादा पे कर रहे तो वो अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब क्वेश्चन में दिया कि फाइनल डिविडेंड इतना है, तो डिक्लेयर्ड है या प्रोपोज्ड है, तो वो प्रोपोज और डिक्लेयर्ड अमाउंट पीएल से आता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि फाइनल डिविडेंड पेड वाज 60,000, तो अपना मन से टू बैंक नहीं बैठाओगे, फिर जो क्वेश्चन में दिया वही पेड अमाउंट यहाँ पे बैठाओगे, ध्यान रहेगा। और इंटरिम डिविडेंड को अकाउंट में नहीं दिखाते, इंटरिम डिविडेंड सेपरेटली ट्रीट होता है। इंटरिम डिविडेंड अगर पे किया तो इंटरिम डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू इंटरिम डिविडेंड आपको एंट्री मानना है। और पीएल में प्रोपोज डिविडेंड जो पीएल में वहाँ पे चार्ज किया था 80,000, वो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरिम डिविडेंड भी आ जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 12 है प्रोपोज डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड। मान लीजिए आपने डिविडेंड प्रपोज किया, पे करने गए, लेकिन सामने वाला हम लोगों से क्लेम नहीं किया, अभी तक अकाउंट में पैसा डाला, इनकैश नहीं कराया, मतलब अकाउंट में चेक डाला नहीं, तो हमारे पास अभी भी अनक्लेम्ड अकाउंट चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अकाउंट फिर पैरेलली मेंटेन करते हैं। प्रोपोज डिविडेंड हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लाइबिलिटी है, और अनक्लेम्ड डिविडेंड भी एक तरह का लाइबिलिटी है। अनक्लेम्ड डिविडेंड एसेट नहीं है, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी एक तरह का लाइबिलिटी है। दोनों का बैलेंस बीडीसीडी में सेम साइड में चल रहा है। ठीक है। अब कोई और इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने क्या समझते हैं, अपने कैसे बैलेंसिंग करते हैं, अपने समझते हैं कि अनक्लेम्ड में जो डिफरेंस है वो कितना आया, 1,000 रुपये आया, तो वो 1,000 और नया अनक्लेम्ड हो गया, तो उसको पहले कैलकुलेट करके डिफरेंस को प्रोपोज डिविडेंड में डाल देंगे। तो प्रोपोज डिविडेंड में हम मानेंगे कि 1,000 नया अनक्लेम्ड हो गया, तो 1,000 अनक्लेम्ड डिविडेंड बोल के डाला। और इस बार मुझे प्रोपोज डिविडेंड पे कितना करना था, जितना ओपनिंग बैलेंस उतना ही पे करना था, क्लोजिंग बैलेंस अगली बार पे होगा,
तो ओपनिंग बैलेंस अगर मेरा 50,000 है तो वही पे करना था और उसमें 1,000 अनक्लेम बढ़ गया, तो मतलब मेरा पे हुआ 49,000 और फिर जो क्लोजिंग है वो पीएल से आ जाएगा। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग। अब क्वेश्चन में घुमा फिरा के बहुत सारा अमाउंट दे सकता है, कभी बोलेगा कितना पे हुआ था, कितना नया अनक्लेम्ड हुआ, ये सब घुमा फिरा के डिफरेंट एंगल से बोल सकता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्रपोज इवेंट 50 और 70,000 ओपनिंग क्लोजिंग, अनक्लेम्ड में 5,000 का 2,000 हो गया, इसका मतलब अनक्लेम्ड कम हो गया। तो अनक्लेम्ड नया नहीं आया, तो अनक्लेम्ड कम हो गया मतलब अनक्लेम्ड पे हो गया, टू बैंक बोल के पे कर दीजिए। और प्रपोज इवेंट में फिर कुछ नया अनक्लेम्ड का इफेक्ट नहीं है, पुराना अनक्लेम्ड ही बस क्लेम हुआ है, नया अनक्लेम्ड आया नहीं। तो प्रपोज इवेंट जितना 50,000 था पूरा टू बैंक से पे हो जाएगा, 70,000 जो है वो पीएल से आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट था ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर 1 लाख और 1,10,000 दिया हुआ है, नो अदर इन्फो दिया हुआ है, तो क्या करना है, वो प्रपोज इवेंट की तरह ट्रीट होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग वाला टू बैंक से पे हो जाएगा और क्लोजिंग वाला पीएल से आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग वाला पीएल से आ जाएगा, ओपनिंग वाला टू बैंक से पे हो जाएगा। फिर केस 2 में टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर है 1,20,000। टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर है 1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ, ये टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर मतलब इतना लायबिलिटी हम लोगों को इस बार बियर करना है। तो इसका मतलब है कि आप जब अकाउंट खोलोगे तो उसमें ध्यान रखना है, एक अमाउंट टू बैंक में जाता है, एक अमाउंट बाई पीएल से आता है। तो बाई पीएल का अमाउंट दिया हुआ 1,20,000, ये देखिए बाई पीएल दिया हुआ 1,20, तो बैलेंसिंग फिगर बैंक में चला जाएगा। केस 3 में मैंने क्या बोला है, टैक्स पेड यानी एक अमाउंट बैंक का दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर पीएल में आ जाएगा, ये अमाउंट बैंक का दिया हुआ तो बैलेंसिंग फिगर पीएल में आ जाएगा। फिर एडजस्टमेंट नंबर 14 में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स, दोनों अगर साथ में दिया होता है तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एडजस्टमेंट होता है। तो ये बहुत ईजी करके आपको समझाया हुआ है कि केस 1 में मानो लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स ऐसे दिया हुआ और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ स्टेप्स सीखे थे इसके कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट खोल लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स का, उसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डाल लेना है। फिर आपको सबसे पहले एडवांस टैक्स का जो 45,000 है वो सबसे पहला स्टेप में आपको उठाकर प्रोविजन फॉर टैक्स में एडजस्ट करना है। एडवांस टैक्स को उठा के प्रोविजन फॉर टैक्स में एडजस्ट करिए, ये पहला स्टेप है कि इतना 45,000 पहले से मेरा टैक्स दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है 50,000, इसका मतलब मेरे को टैक्स लायबिलिटी मीट करना है 50,000 का, जिसमें से 45 दिया हुआ है तो 5,000 और दे दूंगा टू बैंक बोलकर। तो ओपनिंग बैलेंस पूरा क्लोज हो गया और क्लोजिंग बैलेंस पीएफटी का पीएल से आ जाएगा। और एडवांस टैक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नया एडवांस टैक्स इस साल का दिया हुआ है जिसका हिसाब अगले साल होगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं कि पहले एडवांस टैक्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे, फिर ओपनिंग पीएफटी में जाके देखेंगे कितना टैक्स देना बाकी है, फिर डिफरेंस ऑफ एडवांस टैक्स जो है वो नया टैक्स पेड है वो बैंक से आएगा और डिफरेंस ऑफ पीएफटी जो है वो पीएल से आएगा। बस। अब केस 1 में अगर टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर असेस्ड एट 44,000 बोल दे और बोले रिफंड ऑफ टैक्स वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि एडवांस टैक्स को पहले पीएफटी में पूरा भेज के खत्म करो, फिर पीएफटी में आके हिसाब करो कि क्या हुआ होगा। ओपनिंग में 50,000 था, 50,000 के जगह हम लोग को बोला 44,000 ही देना है। ठीक है, बट मेरा 45 दिया हुआ है, पहले से एडवांस टैक्स 45 दिया हुआ तो 1,000 रिफंड आएगा। तो बाई बैंक मैंने 1,000 रुपये का रिफंड ले लिया, तो जो डिफरेंस है वो पीएल में डाल दिया। वो ओपनिंग का हिसाब किताब में लाने के लिए डिफरेंस एडजस्ट कर लिया और फिर क्लोजिंग वाला जो है वो नया पीएल में क्रिएट हुआ और यहाँ पर जो एडवांस टैक्स है वो फिर हम लोगों का नया वाला पे हुआ होगा टू बैंक बोलकर। तो ये पहला वर्किंग है, दूसरा वर्किंग है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, ये वाला पीएल से वो वाला बैंक से, सिंपल है। ये दो ही मेन है, समझ गए। तो हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली एडवांस टैक्स को थोड़ा और क्लियर कट रखने के लिए रियल वर्ल्ड में एडवांस टैक्स अकाउंट ईयर वाइज खोलते हैं, उसमें लिख देते हैं असेसमेंट ईयर ये का एडवांस टैक्स है। और पीएफटी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि असेसमेंट ईयर वाइज चलाएं, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट फॉर असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर नाम से दो अकाउंट खोलने से फिर टेंशन ही खत्म हो जाता है एडजस्टमेंट का। बट अगर आप एक ही अकाउंट चला रहे हैं तो फिर थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ता है बैलेंसिंग वगैरह। केस 3 में क्या बोल रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी फॉर लास्ट ईयर सेटल्ड एट 55,000। तो अगर 55,000 पे सेटल हुआ है तो आप ऐसे देखना, पहले एडवांस टैक्स को खत्म करो, पीएफटी में लाओ, फिर 45 दिया हुआ है, देना कितना 55, तो 10 और दे दो टू बैंक, जो डिफरेंस है वो पीएल से एडजस्ट कर लो, नीचे वाला पीएल से, एडवांस टैक्स नीचे वाला बैंक से। केस 4 क्या कह रहा है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर वाज असेस्ड एट 60,000 एंड अकाउंट वाज सेटल्ड अकॉर्डिंगली।
तो अगर लास्ट ईयर 60,000 देना है तो 45 पहले से दिया हुआ, 15 और दे देंगे और बाकी का पीएल से आ जाएगा, नीचे वाला पीएल से, उधर का नीचे वाला बैंक से। फिर बोल रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड 60,000। टैक्स लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर बोलने से ये वाला अमाउंट पीएल का 60,000 आपको दिया हुआ है। अब आप इसके बाद पहले क्या करोगे, एडवांस टैक्स, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, ओपनिंग वाला को सल्टाना है। तो ओपनिंग में हम ये मान लेंगे, सिंस हम लोग को कोई डिटेल मालूम नहीं है, और तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो डिफरेंस है ओपनिंग का वो इसमें मिला नहीं पा रहे। अगर आप ऐसे मिलाओगे तो आप है ना गड़बड़ क्या कर दोगे, 50 प्लस यहाँ पे 5 लिख दोगे ओपनिंग मिलाने जाओगे तो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओपनिंग मिलाने जाओगे तो यहाँ पे फिर 50 में 45 दिया हुआ, मान लो 45 पे सेटल हो गया तो 5,000 यहाँ पे काटा, और फिर अकाउंट मिलाने जाएंगे ना, हिसाब से पूरा अमाउंट पीएल से आ जाना चाहिए, बट क्वेश्चन में फिगर 60,000 का दिया हो तो 10,000 बैलेंसिंग फिगर पीएल में डालना पड़ेगा। कोई एडजस्टमेंट बोल के, मेरे को पता नहीं वो क्या एडजस्टमेंट माना जाएगा, मुझे ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन गया, आप ऐसा सोचो, आपको ऐसा अजीब सिचुएशन नहीं मिलेगा। तो जब करेंट ईयर का दिया हो तो वो अमाउंट पीएल से आ गया, और बाकी आप एडवांस टैक्स एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर जो डिफरेंस है वो पीएल में डाल के अकाउंट बंद कर दिया, आप ऐसा सोच लो। ठीक है, कई बार मैं इसमें क्लास में बताऊं तो कोई अलग तरीका से बताऊं, भी ऐसे बता रहा हूं, आप ये ध्यान दे लेना। टीडीएस दिया हुआ है तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स, उसका टीडीएस जैसा एडवांस टैक्स का अकाउंट खोल रहा है वैसे टीडीएस का अकाउंट खोल लेना। एडजस्टमेंट नंबर 15 बोल रहा है वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट, ये फिक्टिशियस एसेट में दिया हो तो ये एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसकी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली जाती है और कभी कभी धीरे धीरे दी जाती है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 60,000 है और 30,000 का एडजस्ट किया आपने जनरल रिजर्व में, तो ये एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, धीरे धीरे राइट ऑफ होगा, एक तरह का एक्सपेंडिचर है, धीरे धीरे राइट ऑफ होगा। तो आपने ये समझ लेना है कि 50,000 ओपनिंग बैलेंस बीडी में है, 2 BD, और बाई CD है 60,000, 30,000 एडजस्ट हुआ तो राइट ऑफ हो गया 30,000 GR में। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो नया वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट इस बार हम लोग पे किए होंगे, तो टू बैंक बोल के वो आ जाएगा। तो वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट टू बैंक और GR टू BSP, उसको राइट ऑफ किया। क्या GR में राइट ऑफ नहीं होता तो PL में राइट ऑफ होता है। कभी आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस बोल दे, तो एसेट्स पे बोले या लाइबिलिटीज़ पे बोले, यानी नॉन करेंट आइटम्स पे बोले, तो उसका जो भी इफेक्ट आएगा वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लॉस माना जाता है। उसका इफेक्ट कुछ भी होने से वो PL में दिखेगा। बट अगर करंट आइटम्स डेटर क्रेडिटर पे आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है, उसको PL में अलग से नहीं दिखाना है। सर क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो PL बना रहे हैं ना, वो बैक कैलकुलेशन से फंड फ्लो निकालने का कोशिश करें। ऐसे फंड फ्लो जो होता है वो होता है कि सेल्स माइनस परचेज रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है जो डे टू डे में हो गई, उसको माइनस करके हमें फंड फ्लो निकालना है। फंड फ्लो बोलते हैं उसको, या फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब उसका बैक कैलकुलेशन हो सकता है कि आप समझो PL का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लेकर बाकी जो अदर देन ऑल दीज जो आइटम है वो सबको आप एडजस्ट करके बैक कैलकुलेशन से ही डिराइव कर रहे हो। हम लोग उस अप्रोच से जा रहे हैं जिसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं अपने। ठीक है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और लॉस आपको दिया हुआ है तो उसका इफेक्ट PL में आएगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगा। कोई अमेलगमेशन और एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर का बात कर रहा हो तो उसको ओपनिंग बैलेंस में जोड़ के रखते हैं। उसका जो भी एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ आप टेक ओवर किए हैं या कैश जो भी टेक ओवर किए हैं वो सब का सब आप ओपनिंग बैलेंस में जोड़ेंगे। और अगर परचेज कंसिडरेशन देना पड़ा हम लोग को, डिफरेंस कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ गया, तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड माना हो जाएगा। मतलब एसेट्स लिया, मान लो नेट एसेट्स लिया 1 लाख का और पेमेंट कर दिया 20, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा दे दिया वो एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाएगा, जिसको आप PC बोलते हो, परचेज कंसिडरेशन। अब नोट नंबर 1 है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आपको निकाल के देखना पड़ता है यहाँ पर। तो उसमें अगर क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल ओपनिंग से ज़्यादा है तो अपने उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड मानते हैं, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो उसको अपने सोर्स ऑफ फंड मानते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अपने जब बनाते हैं पूरा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस समय करंट एसेट्स में ना कैश को इग्नोर करते हैं, बट जब फंड फ्लो बनाते हैं तो इसके अंदर करंट एसेट्स में कैश भी इंक्लूड करते हैं। बट क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं? जिसका एडजस्टमेंट सिखाया, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स, अनक्लेम डिविडेंड, TDS। हालांकि ये सब करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स का आइटम हो सकता है, बट फिर भी उसको एक्सक्लूड करते हैं।
इंक्लूड क्या करते हैं, कैश, बैंक को, डीमार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह को इंक्लूड करते हैं, बट उसको कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। फंड फ्लो बनाने का स्टेटमेंट का स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा स्टेप क्या है? सारे नॉन करेंट अकाउंट्स को खोल लो। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? जो भी ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो देकर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सबका पोस्टिंग करो। चौथा स्टेप क्या है? हिडन इन्फॉर्मेशन, यानी अकाउंट बैलेंस कर करके देखो किसमें क्या परचेज और सेल निकल निकल के आ रहा है, तो उसको अपने बोल देते हिडन इन्फॉर्मेशन को चुन चुन के मारे। और फिर उस समय पीएल अकाउंट भी खुल जाएगा, तो पीएल में भी जितना पोस्टिंग हो सकता है वो कर करा के पीएल का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बुलाते हैं, जो भी मैं आपको समझा भी रहा था। और फिर लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें सोर्स और एप्लीकेशन बोल के दिखाते हैं। सोर्स में जितना बैंक से पैसा आया वो, और जितना फिर बैंक से पैसा गया वो एप्लीकेशन में दिखाएंगे। और एप्लीकेशन का क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आना चाहिए, और सोर्स का डेबिट साइड में फंड फ्रॉम ऑपरेशंस भी आना चाहिए। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस जो आप यहाँ पे स्टेप 5 में निकाले वो यहाँ से आएगा, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर हुआ है जो स्टेप 1 में निकाला वो यहाँ पे आएगा, डिक्रीज हुआ है तो सोर्स में आएगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस को लेकर ये डिस्कशन हो रहा है। मैंने आपको समझाया कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस को ही फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। उस कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं होना चाहिए। एक तरीका वो है, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका है कि आप नीचे से सब फालतू का आइटम को ऐड और लेस करके निकालें। तो हम लोगों का जो सम्स रहता है उसमें ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल दिया होता है, फालतू का आइटम सारा दिया हुआ होता है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है और नॉन कैश नेचर का है। तो उन सबको अपने इनडायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए कि उसको ऐड बैक करके यहाँ से घटाकर फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल पाएँ, उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे समझाया। बस अब इसके बाद आपको सम्स करना है। अभी मैं सम्स तो नहीं कराऊंगा, बट आपको कंसेप्ट पूरा मैंने समझा दिया। अब यही सारा चीज़ जब कैश फ्लो में आएगा, तो वो कैसा रूप ले लेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड दो होता है, उसका एक फॉर्मेट डिफाइंड है। उसमें 3 पार्ट में प्रेजेंटेशन करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और फिर तीनों को जोड़कर नेट कैश फ्लो निकालते हैं, उसमें ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करते हैं तो क्लोजिंग कैश आता है। ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स और एप्लीकेशन दिखाते हैं, उसमें भी ऐसे ग्रुपिंग करा जा सकता है, बट कैश फ्लो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया है, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हो वही चलाना पड़ेगा। ठीक है। दोनों का काम एक ही है, बस कैश फ्लो थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेबल है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने का तरीका क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं, उसमें से लेस कर दे टैक्स पेड, तो आता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। फिर ऐड कर देते हैं जितना भी इनकम फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इनफ्लो या जो आउटफ्लो हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, वो लेस कर देंगे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। अभी जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है ये एफएफओ नहीं है, ये सीएफओ है। तो सीएफओ कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का तरीका है। अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इट इज़ जस्ट, इसमें डायरेक्ट मेथड चलता है बहुत बार, तो वो होता है कलेक्शन फ्रॉम सेल्स माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर्स माइनस पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, और कैश सेल्स है, कैश परचेज है तो वो भी इंक्लूड होगा। दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड सीएफओ, बट ये इजी नहीं है उतना, क्योंकि इसके लिए कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये सब के लिए हम लोग को डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट बनाकर देखना पड़ेगा। तो उसका डिटेल्स होना चाहिए क्वेश्चन में। तो डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर से बैंक आएगा, पेमेंट अकाउंट क्रेडिटर्स का निकालना है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना के निकलेगा। उसका पूरा फ्लो समझाया हुआ है कि ये अकाउंट्स में सिंगल एंट्री से आप लोग सीखिएगा, तो अकाउंट्स में आपको आता है तो यहाँ पे भी आता है। ठीक है। फिर आपको मान लो यहाँ पर परचेज अगर नहीं दिया हुआ है तो परचेज डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको सेल्स माइनस जीपी करके सीओजीएस लेना होगा। सीओजीएस में फिर स्टॉक को एडजस्ट करेंगे तो परचेज आएगा। तो ये सब थोड़ा सा यहाँ पे अड़ंगा है, ये प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा। और कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो उसका अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है तो अपोजिट साइड में आता रहता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की तरह है, प्रीपेड एसेट की तरह है, और जितना एक्सपेंस है पीएल में वो देख के डालना पड़ेगा और बैलेंसिंग फिगर बैंक से निकलेगा। ये सब अकाउंट्स में आपको पढ़ाया हुआ होता है। फिर इनडायरेक्ट मेथड से चलना है तो एफएफओ आपको निकालना ऑलरेडी सिखा दिया गया, वो पूरा एज इट इज़ है, पीएल अकाउंट बनाकर एफएफओ निकालना। उसके बाद एफएफओ से सीएफओ में जब जाते हैं तो वी हैव टू एडजस्ट द वर्किंग कैपिटल डिफरेंस। एक तरह से जो आप
सोचिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक मैंने बोला आपको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करना है जो एप्लीकेशन में माना जाता है, और एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको लेना है जो सोर्स में माना जाता है। तो सोर्स में फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है और एप्लीकेशन में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ रहा है, तो आप ऐसे सोचो फंड फ्रॉम ऑपरेशन से लेस करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो सीएफओ पे पहुंच जाएंगे। बट उसको भी दिखाने का तरीका क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखकर फिर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेस करना, मतलब आप वर्किंग कैपिटल मतलब बोल सकते हो सीए माइनस सीएल, तो इंक्रीज इन सीए माइनस इंक्रीज इन सीएल, तो माइनस कर रहे हैं वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो एक तरह से वो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप ऐसे समझ पा रहे इक्वेशन, एफएफओ माइनस इंक्रीज इन सीए माइनस सीएल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एफएफओ माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो देखो हमने क्या किया हुआ है, इसको ब्रेक किया हुआ है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और माइनस हो रहा है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस हो रहा है, और अपोजिट डिक्रीज को उल्टा कर देना है, तो उससे सीएफओ आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन में से मेरे को इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को माइनस करना है क्योंकि वो एप्लीकेशन साइड का चीज़ है, और डिक्रीज को ऐड करना है, तो उससे भी आप डिराइव कर सकते हो। यहाँ पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जब एडजस्टमेंट दिखाएंगे तो उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, यानी कैश, बैंक, मार्केट सिक्योरिटीज, बैंक ओडी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसको अपने अलग से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देते हैं। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन सेम तरीका से आता है, बट उसको भी स्टेटमेंट फॉर्मेट में इस तरह से सजा के लिख सकते हैं। जो नेट प्रॉफिट अर्नड है उसको क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके तीन चीज ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। फिर सारे नॉन कैश आइटम जो पीएल में डेबिट किए थे उसको डाल देते हैं, जो पीएल में क्रेडिट किए थे उसको लेस कर देते हैं, तो एफएफओ आ जाता है। इतनी सारी बातें उन्हीं बच्चे को समझ में आएगी जिनका ये सब किया हुआ है। जो एक बार अभी से सोच रहे कि अभी देख के पूरा मेरे को एकदम क्लियर हो जाए, वो तड़पेंगे और मेरे को बोलेंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है। मैं पढ़ा ही नहीं रहा आपको, मैं उनको ही बता रहा हूँ जिनका ये सब किया हुआ है, जिसके उनके दिमाग में रिवाइज हो जाए। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, सेल ऑफ प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, और उससे जुड़ा हुआ अगर इन्वेस्ट किया हुआ कुछ अमाउंट था, उससे जुड़ा हुआ कोई इनकम आया, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वो कोई कैपिटल ग्रांट मिला तो वो। डिविडेंड रिसीव्ड में आपको ध्यान रखना है प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन दोनों मिल के आना चाहिए। जैसे फंड फ्लो में भी वही बात बोला था कि दोनों एप्लीकेशन में दिखाना है। और परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स जो भी है उसको माइनस कर दे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। और फाइनेंसिंग में लोन टेकन, शेयर इशूड, इससे पैसे आए, डिवेंचर इशूड, और रिडेम्पशन में पैसे गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, ध्यान रखना है, और डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड, इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, सब माइनस करके नेट कैश फ्लो आएगा। फिर तीनों कैश फ्लो को जोड़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। स्टेप्स क्या है सम करने का, सबसे पहले जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में बोला था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाओ, यहाँ पे उसका दरकार नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, सीधा अकाउंट खोलो। ठीक है, सीधा अकाउंट खोलो एक्सेप्ट कैश, और आपको बाकी सब अकाउंट जैसे फंड फ्लो में खोलना है वैसे सब खोलना है। फिर गिवन इन्फॉर्मेशन को सल्टा दो, हिडन इन्फॉर्मेशन को चुन चुन के मारो, फिर पीएल से फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो, फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन का स्टेटमेंट बना लो, अलग से वर्किंग नोट बना के कर सकते हो, और फिर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, अलग अलग 3 स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हो। फिर तीनों कंबाइन करके एक छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखा सकते हो, या फिर एक ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा लंबा दिखा सकते हो। तो इसके ऊपर अब सम्स कराया हुआ था, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, अभी सम्स नहीं कराया जा रहा है। आई होप आप मेरी मजबूरियां समझ सकते हैं क्योंकि मैं रिवीजन कराने आया हूँ। आई होप आपको इतना सुन के कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।